हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? तो बच्चों आज हम यहाँ पर जो है कक्षा 6 का विज्ञान का जो है चैप्टर 1 डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर को हम जो है डिटेल के साथ में डिस्कस करेंगे और इसके बाद में हम चैप्टर 2, 3, 4, 5 आगे हम कंटिन्यू करते रहेंगे। देखिए बच्चों, सबसे पहले तो हम जानेंगे कि हमारे जो एक-एक चैप्टर है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है? और एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों हम एक-एक चैप्टर को डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि आपको दोबारा जब आप पढ़ो तो आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आए, ठीक है? तो हम बात करते हैं भोजन के घटक चैप्टर 1 है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ फूड। हम यहाँ पर हिंदी मीडियम में बात करेंगे, ठीक है? देखिए बच्चों, तो सबसे पहले हम बात करते हैं भोजन। तो देखिए भोजन जो होता है, भोजन क्या होता है? इसकी क्या परिभाषा है? देखिए भोजन होता है, भोजन वह पोषक पदार्थ है जो किसी जीव की वृद्धि वृद्धि मतलब कि जैसे कि यहाँ पर एक छोटा बच्चा है, जिसने अभी क्या लिया है? जन्म लिया है, ठीक है? अभी छोटे बच्चे ने जन्म लिया है और उसको एक वयस्क व्यक्ति में परिवर्तित होना है, ठीक है? कैसा बनना है? जन्म लिया है बच्चा और उसको वयस्क व्यक्ति में बदलना है। तो उसे किसकी ज़रूरत होगी? भोजन की ज़रूरत पड़ेगी, तभी तो उसका शरीर वृद्धि कर पाएगा, ठीक है? दूसरा है शारीरिक कार्य। शारीरिक कार्य जैसे कि हम जो है विभिन्न प्रकार के कार्य होते हैं हमारे शरीर के, जैसे कि हमारे डेली के जो कार्य होते हैं जैसे शौच जाना, नहाना, खाना खाना, खाना बनाना या अन्य प्रकार की जो गतिविधियाँ होती हैं वो हमारे शारीरिक कार्य होते हैं। उनको करने के लिए भी हमें किसकी ज़रूरत होती है? भोजन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है? मरम्मत और जीवन क्रियाओं को संचालित करने हेतु ग्रहण किया जाता है। अब मरम्मत मतलब कि आपको कोई चोट लग गई और उस चोट को घाव है, घाव को भरने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होगी? घाव को भरने के लिए हमें भोजन की ज़रूरत पड़ेगी। तो भोजन क्या करता है? मरम्मत करता है हमारे शरीर की, ठीक है? जीवन क्रिया को हमारी जो भी क्रियाएँ होती हैं, शरीर की क्रियाएँ होती हैं या फिर हम जो भी कार्य करते हैं, उनको संचालित कौन करता है? भोजन। तो इन सभी कार्यों को करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? भोजन की ज़रूरत पड़ती है। तो यही भोजन की परिभाषा है, ठीक है? अब बात करते हैं हम पोषण की, न्यूट्रिशन की। देखिए न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन जो हम भोजन से प्राप्त करते हैं, वो न्यूट्रिशन होते हैं, लेकिन इसकी परिभाषा क्या है कि पादप व जंतुओं से प्राप्त होने वाली कच्ची सामग्री जो शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, क्या कहलाती है? पोषक कहलाती है। देखिए, हम पादपों से प्राप्त करते हैं, फल प्राप्त करते हैं, इसके अलावा जो है हम पादपों से पत्तियाँ हैं, वो भी बहुत ज़रूरी होती है, फल अनेक तरह के फल प्राप्त करते हैं। इसी तरीके से जो जंतुओं से हम प्राप्त करते हैं, जैसे कि मांस है, मीट है, ठीक है? तो यहाँ पर जो अलग-अलग तरीके की हमें जो प्राप्त हुई हैं पादप और जंतुओं से प्राप्त होने वाली कच्ची सामग्री, उन कच्ची सामग्रियों में जो प्राप्त होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम? उनमें क्या होते हैं? पोषक होते हैं सर्वाधिक। जैसे कि आपसे कई बार कहा जाता है कि चाहे आप गेहूँ खाइए, उसकी चपाती बना के खाइए या फिर आप सलाद खाइए या फिर आप जो है मांस खाइए, अंडा खाइए, उन सभी में क्या होते हैं? पोषक होते हैं। लेकिन कच्चे पदार्थों में क्या होते हैं? पोषक ज़्यादा होते हैं। अब पके में क्यों नहीं होते? देखिए, मान लीजिए आपने आलू लिया, ठीक है? अब आलू लिया, आपने आलू को उबाल लिया। जब आपने इसको उबाल लिया, तो उबालने के बाद क्या होता है कि इसमें से कुछ पदार्थ जो होते हैं, कुछ पोषक जो होते हैं, जब आपने उबाला तो इसको क्या दिया आपने? ताप दिया, मतलब कि इसने आपने इसको ऊष्मा दी और जब टेम्परेचर पे ये गर्म होगा, तो गर्म होने के साथ में इसके कुछ गुण क्या होते हैं? वो नष्ट हो जाते हैं। कुछ गुण क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं, तो इसलिए इसके कुछ पोषक तत्व भी नष्ट हो जाएँगे, ठीक है? तो इसी तरीके से हम जो है कुछ पदार्थों को धोने पर, जैसे कि अभी कुछ पदार्थ है आपने सेव लिया, तो सेव को कुछ धोंगे, धोने पर जो है इसके कुछ गुण नष्ट हो जाते हैं, ठीक है? इसी तरीके से कुछ पदार्थों को जो हम धो लेते हैं या फिर उनको उबाल लेते हैं तो उनके पोषक नष्ट हो जाते हैं, लेकिन कच्चा होते हैं तो उनमें सबसे ज़्यादा पोषक पाए जाते हैं, ठीक है? तो अभी हमने यहाँ पर भोजन और पोषक दोनों को हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया, ठीक है? अब बात करते हैं कि हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्व कौन-कौन से होते हैं? देखिए बात करते हैं। देखिए मुख्य पोषक तत्वों की संख्या जो है वो कितनी होती है? 7 होती है, ठीक है? अब पोषक तत्व मुख्य कौन-कौन से होते हैं? देखिए कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन, वसा, विटामिन्स, खनिज लवण,
जल और वृक्षांश होते हैं। अब इन सब की हम एक-एक डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट। देखिए कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का मतलब कि इसके नाम से पता चल रहा है कार्बो, कार्बो का मतलब इसमें क्या होता है कार्बन होता है और हाइड्रेट, हाइड्रेट का मतलब इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाई जाती है। अर्थात कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर क्या-क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर जो है कार्बन पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है और ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है? और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को क्या कहते हैं? ऊर्जा देने वाला भोजन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे शरीर को जो सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, वो हमें किससे प्राप्त होती है? कार्बोहाइड्रेट से। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट नहीं खाएँगे, हम भोजन में कार्बोहाइड्रेट नहीं लेंगे, तो हमारा शरीर जो है, वो संचालित नहीं हो पाएगा। ठीक है? फिर भी हम प्रोटीन लेंगे, वसा लेंगे, लेकिन हर चीज़ की एक ज़रूरत होती है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट अलग एक हमारा क्या है? पोषक तत्व है। ठीक है? हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट किसके रूप में पाया जाता है? या तो मंड, स्टार्च जिसे कहते हैं हम, एवं शर्करा के रूप में पाया जाता है। अब मंड और स्टार्च, मंड क्या होता है? देखिए कार्बोहाइड्रेट का जो एक तरीके से कार्बोहाइड्रेट है, उसमें क्या पाया जाता है? मंड या स्टार्च होता है और शर्करा भी होती है। ठीक है? अब ये मंड या स्टार्च या फिर कार्बोहाइड्रेट ये किसके अंदर पाए जाते हैं? देखिए इनके स्रोत हैं, जैसे कि आलू के अंदर सबसे ज़्यादा स्टार्च पाया जाता है। जो आपने आलू को काटा होगा, तो काटते समय आपने उसको हाथ पे जब स्पर्श किया होगा, तो आपने देखा होगा कि आपका हाथ अंगुलियाँ जो हैं, वो सफ़ेद-सफ़ेद हो जाती हैं। तो इसी तरीके से केला, आम, चावल, गेहूँ, इसके अलावा मक्का, शहद, गन्ना, चुकंदर, जैम, रोटी और दूध। इन सभी में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ठीक है? अब हम बात करते हैं आगे कि कार्बोहाइड्रेट की जो है एक व्यक्ति को जो है कितनी आवश्यकता होती है और कितनी ज़रूरत होती है। देखिए, एक वयस्क व्यक्ति है, मतलब कि उसकी उम्र कितनी है? 18 वर्ष की। 18 से ऊपर है, 21 वर्ष के आसपास का है। तो उस व्यक्ति को कार्बोहाइड्रेट प्रतिदिन कितना चाहिए? 500 ग्राम प्रतिदिन उसको कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत होती है, क्योंकि उस व्यक्ति को उतना ही जो उसके शरीर को उतनी ही एनर्जी खर्च करनी होती है। तो उसके लिए उसे हमें 500 ग्राम प्रतिदिन कार्बोहाइड्रेट लेना होगा। ठीक है? बच्चों और खिलाड़ियों को बच्चे कौन से हैं यहाँ पे? जिनकी उम्र अभी बढ़ती जा रही है, मतलब कि जो वयस्क हो रहे हैं। जैसे कि आप एक 5 साल का बच्चा है और उसे 20 साल का बनना है, तो बच्चे और खिलाड़ी को अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है कार्बोहाइड्रेट की। उनको 500 ग्राम की बजाय जो 600 ग्राम या 700 ग्राम तक लेने की ज़रूरत हो सकती है। अब जैसे एक खिलाड़ी है, वो क्रिकेट खेलता है, तो जो प्रतिदिन क्रिकेट खेलेगा और पूरे दिन क्रिकेट खेलेगा, तो उसको सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत होगी, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट नहीं लेगा तो शरीर को ऊर्जा नहीं मिलेगी और शरीर को जब ऊर्जा नहीं मिलेगी तो वो खेल नहीं पाएगा। ठीक है? तो बच्चों और खिलाड़ी को अधिक कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। ठीक है? अब कौन-कौन से भोजन में जो है कार्बोहाइड्रेट है, अर्थात स्टार्च है। जैसे कि अभी हमने यहाँ पे सोर्स बताए थे, आलू, केला, आम, चावल, गेहूँ। तो ये सोर्स तो मैंने आपको बता दिए, लेकिन हमें पता कैसे लगेगा कि आलू में स्टार्च है या केला में है? अभी तो मैंने आपको बता दिया। तो उसका हम परीक्षण करेंगे। अब परीक्षण कैसे करेंगे? एक खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री, आपने क्या ले ले हम क्या ले लेंगे? हमने यहाँ पर एक छोटा-सा, मान लीजिए ये एक आलू का हमने पीस ले लिया, आलू का टुकड़ा, ठीक है? ये क्या ले लिया हमने? आलू का एक पीस ले लिया, आलू का टुकड़ा ले लिया, ठीक है? और इसको हम एक बीकर में ले लेते हैं। किसमें अंदर ले लेंगे? बीकर के अंदर, ठीक है? ये हमने एक बीकर बना लिया, ठीक है? इस बीकर के अंदर हमने एक आलू लिया हुआ है, ठीक है? अब क्या करेंगे? इसमें क्या डालनी है? 2 से 3 बूँद तनु आयोडीन विलयन की। तो हमने इसमें क्या डाल दिया? एक ड्रॉपर होता है और उस ड्रॉपर की सहायता से हमने इसमें 2-3 बूँद किसकी डाल दी? तनु आयोडीन। आयोडीन का एक विलयन आया जाता है, ठीक है? उस विलयन को हमने इस बीकर के अंदर डाल दिया। जब बीकर के अंदर डाल दिया, तो इस आलू का रंग कैसा हो जाना चाहिए? या तो देखिए नीला या काला रंग। जब नीला या काला रंग हो जाता है इस आलू का रंग नीला या काला हो जाता है, तो ये किसकी उपस्थिति को दर्शाएगा? स्टार्च की, कि इसमें क्या उपस्थित है? स्टार्च उपस्थित है। क्यों? क्योंकि इसका रंग कैसा हो गया है? नीला या फिर काला हो गया है, जो किसकी उपस्थिति को? कार्बोहाइड्रेट या फिर स्टार्च की उपस्थिति को दर्शाता है। ठीक है बच्चों? अगला है पोषक तत्व प्रोटीन। देखिए प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि
और मरम्मत तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। मतलब कि हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा था, तो कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता क्यों थी? हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए, ठीक है? अब प्रोटीन की आवश्यकता क्यों है? शरीर की वृद्धि, मरम्मत तथा स्वस्थ रहने के लिए। मान लीजिए आप बीमार हैं, तो बीमार व्यक्ति को सबसे ज़्यादा किसकी ज़रूरत होती है? प्रोटीन की, क्योंकि इसको प्रोटीन चाहिए तो वो शरीर अपने आप ही खुद ही धीरे-धीरे स्वस्थ होने लग जाएगा, ठीक है? और शरीर की वृद्धि, मान लीजिए एक छोटा बच्चा है, दुबला-पत्ता पतला बच्चा है, उसको मोटा होना है, तो उसके लिए भी किसकी ज़रूरत होगी सबसे ज़्यादा? प्रोटीन की, क्योंकि प्रोटीन ग्रहण करेगा तो उसका शरीर कैसा हो जाएगा? शरीर की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है? और मरम्मत, मरम्मत के लिए मैंने बताया अभी आपको कि हमारे शरीर की मरम्मत, अगर हमारे शरीर को कोई चोट लग गई है और उस चोट का घाव भरना है, तो घाव भरने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होगी? घाव को भरना है, तो घाव को भरने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होगी? प्रोटीन की ज़रूरत होगी, ठीक है? क्योंकि प्रोटीन जो होता है वो सबसे जल्दी घाव भरता है। जिन बच्चों को प्रोटीन की कमी होती है, उनके चोट लगने पर उनका खून जो है बहता रहता है, उनका खून का थक्का नहीं जमता था और घाव भी जल्दी नहीं भरता है, ठीक है? प्रोटीन को शरीर वर्धक भोजन भी कहते हैं। शरीर वर्धक भोजन क्यों कहते हैं? क्योंकि अभी मैंने बताया कि शरीर की वृद्धि करता है, मतलब कि एक दुबला-पतला बच्चा है और उसको मोटा होना है, तो वो शरीर की वृद्धि करता है, इसलिए शरीर वर्धक भोजन भी कहते हैं, ठीक है? प्रोटीन अमीनो अम्लों से बने होते हैं। अमीनो अम्ल मतलब कि एक तरीके का अम्ल होते हैं, उनसे जो है प्रोटीन बने होते हैं, ठीक है? मनुष्य शरीर के लिए 20 अमीनो एसिड की ज़रूरत होती है। 20 अमीनो अम्ल जो है उनकी ज़रूरत होती है हमारे शरीर के लिए, ठीक है? जिनमें से 10 तो हमारा शरीर खुद निर्मित कर लेता है और 10 अमीनो एसिड हमें बाहर से भोजन से द्वारा लेने पड़ते हैं, ठीक है? अब जैसे कि हमने कार्बोहाइड्रेट की बात की थी कि कार्बोहाइड्रेट जो है एक वयस्क व्यक्ति को प्रतिदिन कितना चाहिए? 500 ग्राम प्रतिदिन चाहिए होता था। तो उसी तरीके से हमें प्रोटीन की आवश्यकता भी होती है, 70 से 100 ग्राम प्रतिदिन होती है। कितनी ग्राम होती है? 70 से 100 ग्राम प्रतिदिन होती है, ठीक है? और 1 ग्राम प्रोटीन से जो हमें ऊर्जा मिलती है, कितनी मिलती है? 4.65 किलो कैलोरी ऊर्जा जो हमें इससे मिलती है। अब जैसे कि हमने बात की थी कि कार्बोहाइड्रेट जो है, जैसे कि हमें आलू से मिलता है, केले से मिलता है, दूध से मिलता है, उसी तरीके से अगर हम बात करें प्रोटीन के स्रोत की, तो प्रोटीन जो है दालों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। चाहे वो दाल चने की हो, चाहे वो मूँग की हो, मसूर की दाल हो या उड़द की दाल हो, लेकिन सभी तरीके की दालों में प्रोटीन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। मछली के अंदर भी प्रोटीन पाया जाता है, अंडे के अंदर भी प्रोटीन पाया जाता है और इसी अंडे की जो है, अंडे में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होने की वजह से आजकल बहुत से लोग जो अपने बालों को किससे धोते हैं? अंडों से धोने लगे हैं, शैम्पू के बजाय। साबुन की बजाय अंडों से धोने लगे हैं कि बाल मजबूत हो जाएँगे। अरे जब तुमने बालों में कुछ खाया ही नहीं शरीर में, तो बालों में प्रोटीन लगाने से क्या होगा, ठीक है? पत्तेदार सब्जियाँ होती हैं जैसे पालक हो गया, मेथी हो गया, तो उनमें भी जो प्रोटीन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। दुग्ध में भी प्रोटीन पाया जाता है, फलों में भी प्रोटीन, सोयाबीन में भी, तो यहाँ मटर में भी पाया जाता है, सेम है, पनीर है और दही इत्यादि में जो है प्रोटीन पाया जाता है। अगर हमसे सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन की पूछी जाए पादपों में, तो पादप से हमें सोयाबीन से जो है सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन प्राप्त होती है, करीब 45% के आसपास, ठीक है? क्योंकि एक इस जो सामान्य व्यक्ति होता है वो सबसे ज़्यादा सोयाबीन ही खा पाता है, मांस, मछली या किसी तरीके की चीज़ें नहीं खा पाता, ठीक है? अब हमने यहाँ पर पहले कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण किया था, स्टार्च का परीक्षण किया था। ठीक उसी प्रकार हमें प्रोटीन का परीक्षण करना है। जैसे कि अभी तो मैंने आपको स्रोत बता दिए कि इन चीज़ों में दाल, मछली, अंडा, पत्तेदार सब्जियाँ, दूध, फल, सोयाबीन, मटर, सेम, पनीर, दही, इन सब चीज़ों में जो है प्रोटीन पाया जाता है। लेकिन इन प्रोटीन का परीक्षण कैसे करेंगे? अगर हमारे सामने रख दिया जाए और हमसे इस प्रूफ के साथ किस प्रमाण दीजिए कि किस चीज़ में प्रोटीन है और किस चीज़ में कार्बोहाइड्रेट है, तो हम कैसे पता करेंगे? तो इसके लिए क्या करेंगे, खाद्य पदार्थ का हम पहले क्या बनाएँगे, प्रोटीन का चूर्ण बनाएँगे। देखिए मान लीजिए हमने कोई भी एक चीज़ ले ली जैसे कि दाल ले ली और उस दाल का हम क्या बना लेते हैं यहाँ पे चूर्ण बना लेते हैं। ये देखिए दाल ली और इस दाल का हमने चूर्ण ले लिया। दाल को पीस के चूर्ण ले लिया चने की दाल का, तो उस चूर्ण को क्या कहेंगे हम, बेसन, क्योंकि दाल का है। तो बेसन ले लिया हमने, ठीक है? और इस बेसन को हमने एक बीकर के अंदर ले लिया, ठीक है? यहाँ तक भर लिया। अब इस बेसन में हमने क्या करना है, पहले तो कुछ बूंदें जल की डाल देनी है, 10 बूंद जल की डाल देनी है। तो हमने यहाँ पर इसमें जल ऐड कर दिया, ठीक है?
और उसके बाद में अब इसमें 2 बूंद कॉपर सल्फेट विलयन और 10 बूंद कास्टिक सोडा की। तो 2 बूंद तो इसमें किसकी डालनी है? कॉपर सल्फेट की, ठीक है? और इसके बाद में इसमें क्या डालनी है? 10 बूंद NaOH कास्टिक सोडा मिला देना है। और इन दोनों को मिला देंगे तो इस विलयन जो था पहले का, बेसन का विलयन था जो जल के साथ में, इस विलयन का रंग कैसा हो जाएगा? बैंगनी रंग का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? बैंगनी हो जाएगा। और बैंगनी रंग हो गया तो वो किसकी उपस्थिति को दर्शाएगा? प्रोटीन की उपस्थिति को। किस खाद्य पदार्थ में क्या है? प्रोटीन है, ठीक है? तो कार्बोहाइड्रेट का जब परीक्षण किया था तो वहाँ कैसा हो रहा था? काला या नीला हो रहा था। लेकिन यहाँ प्रोटीन है तो कैसा रंग होगा? बैंगनी रंग होगा। और क्या हो दर्शाएगा कि इसमें प्रोटीन उपस्थित है, ठीक है? तो अब तक हमने बच्चों यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन 2 पोषक तत्व हमने यहाँ पर पढ़ लिए हैं। अब तीसरा पोषक तत्व है वसा। तो यहाँ पर हम वसा की बात करते हैं। देखिए वसा क्या होती है? वसा लिपिड होता है। वसा को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? लिपिड कहते हैं। मतलब कि सर्वाधिक चिकनापन वाले पदार्थ। चिकनापन वाले मतलब से समझिए जैसे कि जिन पदार्थों में चिकनाई उपस्थित होती है। अगर वो हाथों पे लग जाए तो चिकनाई होती है। अब कौन-कौन से पदार्थों में होती है जैसे चिकनाई? जैसे तेल होता है, ठीक है? मक्खन होता है, घी होता है। तो ये जो चिकनाई वाले पदार्थ हैं, उनमें क्या होती है? वसा उपस्थित होती है, ठीक है? वसा जो है वसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल के एस्टर होते हैं। वसा किसके एस्टर किससे बने होते हैं? वसा जो है वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल इन दोनों से मिलकर के जो है वसा बनी होती है, ठीक है? और वसा के अंदर भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट जो है मिल करके बने होते थे, ठीक है? उसी प्रकार से जो है वसा भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनी होती है, ठीक है? अब इनके स्रोत क्या होते हैं? जैसे कि मैंने अभी बताया था कि चिकनापन वाले जो पदार्थ होते हैं जिनको हाथ पर लग जाते हैं अंगुलियों पर तो वो चिकनाई दर्शाते हैं। जैसे कि घी हो गया, मक्खन हो गया, बादाम का तेल हो गया। अगर हम बादाम का तेल लेके आएँ बाज़ार से और अंगुलियों पर लगाएँ या फिर हम घर पे निकालें, तो उनमें क्या होती है? चिकनाई होती है। पनीर है, मांस है, मूँगफली है, वनस्पति तेल है। इसके अलावा जो मूँगफली को भी अगर हम दरदरा कूट के उसको अंगुलियों पर लगाएँ, तो उसमें भी जो चिकनाई होती है। तो मूँगफली का तेल जो होता है, इसके अलावा जो नारियल का तेल होता है, उन सभी में क्या होती है? वसा उपस्थित होती है, ठीक है? 1 ग्राम वसा से प्राप्त ऊर्जा कितनी होती है? 9.2 किलो कैलोरी। मतलब कि हमने जब प्रोटीन से ऊर्जा पढ़ी थी, तो प्रोटीन से बताई थी हमने 4.65 किलो कैलोरी ऊर्जा, ठीक है? और जबकि वसा से कितनी होती है? 9.2 किलो कैलोरी ऊर्जा जो हमें प्राप्त होती है, किससे? वसा से। तो बच्चों यहाँ तक आपको वसा समझ आया? बच्चों तो अभी यहाँ पर देखिए हमने कार्बोहाइड्रेट का अर्थात स्टार्च का परीक्षण किया था। इसी तरीके से हमने प्रोटीन का परीक्षण किया था और अब हम यहाँ पर वसा का परीक्षण करेंगे। देखिए वसा का परीक्षण बहुत आसान है, आप घर पर खुद भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको सीधा-सा बताऊँ, यहाँ पर इस तरीके का एक पेपर लेना है आपको, बिल्कुल साफ, ठीक है? और इस पेपर में क्या लेना है आपको? खाद्य पदार्थ जो है, जैसे कि मैं बताऊँ आपको, आप लेना घर पे मूँगफली या फिर आप नमकीन ले लेना, ठीक है? थोड़ी-सी नमकीन ली और उस नमकीन को आप जो है इसके अंदर ऐसे इस पेपर को क्या कर देना है आपको? इस तरीके से रैप कर देना है, ठीक है? रैप करने के बाद में आपको इसको जो नमकीन इसके अंदर थी, उसको किसी पत्थर से या किसी भारी चीज़ की मदद से कूट लेना है। कूटने के बाद आपको उस नमकीन को इस कागज़ में से निकाल लेना है और उसके बाद आपको देखना है कि कागज़ जो है इस पर जगह-जगह कुछ धब्बे जैसे दिखाई देते हैं क्या? तेलनुमा धब्बे। तो वो तेलनुमा धब्बे जो है किसकी उपस्थिति को दर्शाते हैं? वसा की उपस्थिति को दर्शाते हैं। देखिए खाद्य पदार्थ को कागज़ में लपेटकर इसका चूर्ण बना लेते हैं और इससे कागज़ पर तेलनुमा धब्बों की उपस्थिति जो है वसा की उपस्थिति को दर्शाते हैं। और वो तेलनुमा धब्बे अगर कागज़ पर आ जाते हैं तो वो क्या दर्शाएँगे कि इस खाद्य पदार्थ में क्या था? वसा थी, अर्थात चिकनाई थी। ठीक है? तो बच्चों अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। हमने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा की तो बात कर ली, लेकिन अगर इनकी कमी हो जाए या फिर इनकी अधिकता जो हमारे मानव शरीर में हो जाए तो उनसे कौन-कौन से रोग होने वाले हैं। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा की कमी से होने वाले रोगों की यहाँ पर बात की गई है या फिर अधिकता से भी रोग हो जाते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं, हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा था, तो कार्बोहाइड्रेट ही की हम बात कर लेते हैं हम सबसे पहले कि कार्बोहाइड्रेट की कमी से व्यक्ति दुबला-पतला हो जाएगा और उसकी वृद्धि पूरी तरह अवरुद्ध हो जाएगी। अब मान लीजिए एक व्यक्ति केला नहीं खाता, आलू नहीं खाता,
आम नहीं खाता, दूध नहीं पीता, इसी तरीके से जिनमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होता है, वो पदार्थ नहीं खाता है, तो उसका शरीर कैसा हो जाएगा? दुबला-पतला। उसका शरीर हट्टा-कट्टा, मोटा नहीं हो पाएगा, पतला रहेगा, ठीक है? और उसकी वृद्धि पूरी तरह अवरुद्ध हो जाएगी और वो पतला का पतला ही रह जाएगा, ठीक है? अब बात करते हैं हम प्रोटीन की कमी से, तो प्रोटीन की कमी से चेहरे पर सूजन, बालों का रंग उड़ना और त्वचा की बीमारियाँ और पेचिश आदि रोग हो जाते हैं। अब किसी बच्चे ने प्रोटीन नहीं खाया या प्रोटीन के उसमें अचानक कमी हो गई, तो एक तो उसकी वजह से प्रोटीन कमी होने की वजह से वो बीमार हो जाएगा, ठीक है? उसके चेहरे पर क्या आएगी? सूजन आ जाएगी जगह-जगह पर, क्योंकि उसके शरीर में किसकी कमी हो गई? प्रोटीन की, ठीक है? बालों का रंग जो है वो उड़ जाएगा, अर्थात बाल उसके सफ़ेद होने लग जाएंगे कम उम्र ही में, ठीक है? त्वचा की बीमारी हो जाएँगी, जैसे कि चर्म रोग हो जाएगा, शरीर में खुजली हो जाएगी, दाद हो जाएँगे, ठीक है? और पेचिश, पेचिश मतलब कि उसको दस्त हो जाएगा। बार-बार वो जो है मल त्याग की इच्छा होगी उसको, ठीक है? तो ये सब रोग किसकी कमी से होते हैं? प्रोटीन की कमी से होंगे, ठीक है? प्रोटीन की कमी से और भी रोग होते हैं बच्चों में, जैसे कि बच्चों में प्रोटीन की कमी से क्वाशियोकोर एवं मैरास्मस रोग हो जाता है। तो क्वाशियोकोर और मैरास्मस रोग का मतलब होता है, इनमें भी जो बच्चा है दुबला-पतला हो जाता है, ठीक है? अब बात करते हैं हम वसा की। देखिए, वसा की कमी से तो कोई रोग नहीं होता, लेकिन अगर वसा की अधिकता हो जाए, तो उससे क्या हो जाता है? मोटापा हो जाता है। जैसे आपने बहुत से व्यक्ति देखे होंगे, जो कि बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं, करीब जिनमें 100-100 किलो, 1-1 कुंटल, 2-2 कुंटल वज़न होता है, जिनसे खुद उठकर भी जो है अपने कार्य नहीं किए जाते, दैनिक कार्य। ठीक है? तो इतना मोटापा बढ़ जाता है किसकी अधिकता से? वसा की अधिकता से। तथा खून या रुधिर जो होता है उसमें क्या हो जाता है? कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल का मतलब होता है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा वसा ग्रहण की, तो चिकनाई आ जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि सर्दियों में जो घी को देखा है, तो घी जो होता है बिल्कुल ऐसे बर्तन में इकट्ठा हो जाता है गुच्छा की इस तरह। लेकिन अगर वहीं गर्मियों में देखा हो तो वो बर्तन में पिघला हुआ रहता है पानी की तरह। तो सर्दियाँ जैसे आती हैं उसी तरीके से घी जो है, मतलब कि वसा जो है, मानव शरीर की जो नलियाँ होती हैं, नसें जो होती हैं खून की, धमनी और सिरा जो होती हैं, उनमें क्या हो जाता है? जम जाता है और उसकी वजह से जो क्या हो जाता है कि जैसे कि कई बार हाइपर अटैक, जो हार्ट अटैक देखने की प्रॉब्लम आती है हमें, तो उसी तरीके की जो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है और जिसे हम हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया कहते हैं। ठीक है बच्चों? चौथा पोषक तत्व विटामिन पढ़ेंगे। देखिए, विटामिन होता क्या है? विटामिन जो है एक तरीके से हमारी रोगों से रक्षा करते हैं और विटामिन जो है हमारी आँख, अस्थियों, दाँत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में सहायता करते हैं। मतलब कि जिस तरीके से हमें कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, और वसा है, जितना ज़रूरी हमारे शरीर के लिए है, उसी तरीके से विटामिन भी हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है। लेकिन विटामिन जो है हमारे शरीर के लिए 4 से 5% जो है ज़रूरी होता है, ठीक है? तो विटामिन क्या-क्या करते हैं? हमारी आँख है, अस्थियाँ हैं, दाँत हैं, मसूड़े हैं, इन सबको स्वस्थ रखने में हमारी सहायता करते हैं, ठीक है? अब विटामिन के प्रकार की बात करते हैं। तो विटामिन के 6 प्रकार जो है वो हमारे दिए गए हैं, ठीक है? तो विटामिन ए होता है, बी होता है, सी, डी, ई और के होता है। अब जो ये विटामिन है, ये जो 6 प्रकार के विटामिन हैं, इन 6 प्रकार के विटामिन को 2 भागों में बाँटा गया। अब वो कौन-कौन से होते हैं? तो पहला विटामिन, एक तो ये होते हैं जल में घुलनशील विटामिन और दूसरे होते हैं वसा में घुलनशील विटामिन। देखिए, जल में घुलनशील विटामिन का मतलब है कि जो विटामिन जो है जल में घुलने पर जो है अलग हो जाते हैं, जल में घुल करके अलग हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए, अभी हम एक फल संतरा ले लेते हैं और संतरे को अगर हम छील करके उसके ऊपर का छिलका हटाने के बाद उसको अगर हम पानी से धो दें, तो उसमें विटामिन सी जो है वो घुल जाता है पानी में। तो यहाँ पर मतलब कि जो विटामिन जिसमें घुलेगा उसकी बात की गई है। इसी तरीके से विटामिन ए, डी, ई और के जो है वसा में घुलनशील है। वसा का मतलब होता है चिकनाई वाली चीज़ों में। तो विटामिन ए किसमें पाया जाता है? जैसे गाजर के अंदर पाया जाता है। अगर हम गाजर को सरसों के तेल में डुबो दें, तो विटामिन ए जो है उस गाजर के अंदर जो उपस्थित विटामिन ए है, वो उस वसा में अर्थात सरसों के तेल में घुल जाता है। ठीक है?
तो यहाँ पर यही बात की गई है कि विटामिन जो होते हैं कौन से किस में घुलते हैं। तो जल में घुलनशील विटामिन तो है बी और सी, और वसा में घुलनशील विटामिन है ए, डी, ई के। अब इनको याद कैसे रखेंगे? देखिए, इनको याद रखने की एक ट्रिक है कि ए, डी, ई के हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं जैसे कि के, ई, डी, ए। इसको हमने लिख दिया जैसे कीड़ा, तो कीड़ा से याद रखेंगे कि कीड़ा कहाँ पे रहता है। वैसे तो कीड़ा जो है जल में रहता है, लेकिन हमें उल्टा याद रखना है कि कीड़ा, और कीड़ा में क्या है, के, ई, डी, ए, ये जो चारों विटामिन है वो कीड़ा जैसे जल को संपर्क में आते हैं, जल में जो है कीड़े पड़ जाते हैं। लेकिन इस तरीके से याद रख के हमें उल्टा रखना है, कीड़े जल में तो पड़ते हैं लेकिन घुलनशील विटामिन जो के, ई, डी है वो किस में पाए जाते हैं, ये वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। ठीक है, और बाकी जो दो विटामिन बचे हैं बी और सी, वो किस में घुलनशील होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक एक विटामिन की बात कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम विटामिन ए की बात करते हैं। तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो क्या होता है, रेटिनोल होता है। रेटिनोल मतलब कि एक तरीके से इसका रासायनिक नाम होता है। ठीक है, और रेटिनोल क्या, अब इस विटामिन ए की अगर किसी के शरीर में कमी हो जाए तो फिर क्या होगा, तो उस विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होगा, रतौंधी। रतौंधी का मतलब उसको दिखाई नहीं देगा रात में, या फिर जैसे कि अचानक धूप खिली तो उसमें कभी-कभी उसको दिखाई देना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा रोग हो जाता है, रतौंधी रोग हो जाता है। ठीक है, अब इसके लक्षण क्या है कि रतौंधी रोग तो हो जाएगा, लेकिन अगर हमसे पूछ लिया जैसे बुखार होता है, तो बुखार होने पर उसके लक्षण क्या होते हैं, जैसे कि सिर में दर्द होने लग जाता है। इसी तरीके से बुखार में जो टेम्परेचर हाई हो जाता है, तो जब रतौंधी रोग होगा तो उसके लक्षण क्या होंगे? तो देखिए, कमजोर दृष्टि अर्थात दिखने में कम दिखाई देना, जैसे कि ज़्यादा दूर की वस्तु नहीं दिखाई देना, या वस्तु जो है धुंधली दिखाई देती है तो कमजोर दृष्टि हो जाएगी। ठीक है, अंधेरे या रात में कम दिखाई देना, अब अंधेरा हो गया, लाइट चली गई, या फिर रात में उसको कम दिखाई देता है। ठीक है, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना, और कभी कभी जो उसका है पूरी तरीके से अच्छी तरीके से साफ भी दिखाई दे जाता है। तो मतलब कि यहाँ पर जो विटामिन ए के लक्षण है, जो रतौंधी रोग के लक्षण, वो यहाँ पर हैं। ठीक है, अब विटामिन ए के स्रोत की बात करें तो विटामिन ए गाजर के अंदर पाया जाएगा, मक्खन घी के अंदर पाया जाएगा, इसी तरीके से अंडा है, मछली है, आम और पपीता के अंदर भी पाया जाएगा। ठीक है, तो बच्चों, अब हम बात करते हैं यहाँ पर विटामिन बी की। देखिए, विटामिन बी क्या होता है। विटामिन बी की बात करते हैं तो विटामिन बी का जो रासायनिक नाम है वो क्या होता है, थायमीन होता है। जैसे कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या था, रेटिनोल, तो उसी प्रकार विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है, थायमीन। ठीक है, और इस विटामिन बी की कमी से बेरी-बेरी रोग होता है। बेरी-बेरी का मतलब होता है कि आपके या तो मांसपेशियाँ कमज़ोर हो गई हैं, आपको जो बार-बार थकान महसूस होती है, तो उसको यहाँ पर बेरी-बेरी कहा गया है। ठीक है? अब इसके लक्षण क्या हैं? अगर बेरी-बेरी रोग हो जाता है, तो लक्षण क्या हैं? दुर्बल मांसपेशियाँ, आपकी मांसपेशियाँ कमज़ोर हो गई हैं, आप कोई का छोटा-सा कार्य करते हैं, आपको बार-बार थकान महसूस हो रही है, ठीक है? और काम करने की ऊर्जा में कमी हो जाती है, ठीक है? अब विटामिन बी की अगर किसी व्यक्ति को कमी हो गई है, तो उसकी पूर्ति कैसे करें? तो उसके लिए उसको क्या खाना है? अनाज। क्या खाना है? उसको एक तो अनाज खाना है, फिर सोयाबीन, सोयाबीन में विटामिन बी पाया जाता है। दूध पीना चाहिए, उसको मांस खाना चाहिए और चावल भी खाना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पर बात की जा रही है, तो इन सभी में जो है क्या फिर उपस्थित होता है? विटामिन बी उपस्थित होता है। अब बात करते हैं हम कि विटामिन बी के समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अब विटामिन बी के समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्यों कहते हैं? देखिए, मैं बताता हूँ आपको कि विटामिन बी के अंदर जो है बहुत सारे और भी विटामिन हैं, जैसे कि बी1 है, बी2 है, बी3 है, बी5 है, बी7 है, बी9 है, बी12 है, बी15 है और बी17 है। तो ये सब विटामिन को जब आप आगे की क्लास पढ़ोगे तो उनमें आपके लिए ये पढ़ाए जाएँगे। ठीक है? अभी आपके क्लास 6 तक इतना ही दिया हुआ है। ठीक है? तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर विटामिन सी की। देखिए, विटामिन सी
और विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल है। ठीक है? जैसे कि विटामिन ए और बी का होता है, उसी तरीके से विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। स्कर्वी मतलब कि त्वचा के रोग जो हो जाते हैं, वो क्या हो किसकी कमी से होते हैं? विटामिन सी की कमी से होते हैं। ठीक है? लक्षण क्या है? अब स्कर्वी रोग या होता है तो उसके लक्षण क्या हैं? देखिए, मसूड़े से खून निकलना। अब बहुत से बच्चे होते हैं तो उनके क्या होते हैं? मसूड़े से खून निकलते रहते हैं। तो उनमें किसकी कमी होती है? विटामिन सी की, जिससे उनमें स्कर्वी रोग होता है और इसी कारण से उनके मसूड़ों से खून निकलता है। घाव भरने में समय लगना। अब बहुत से बच्चों हैं, व्यक्ति हैं, उनको चोट लग जाती है और चोट लगने के बाद में उनके घाव भरने में अगर समय ज़्यादा लगता है तो उनमें किस विटामिन की कमी है? विटामिन सी की कमी पाई जाती है। ठीक है? अब अगर किसी में विटामिन सी की कमी है तो उसकी पूर्ति कैसे करेगा? उसके शरीर में उसकी आवश्यकता है तो वो कहाँ से प्राप्त करेगा? तो देखिए, इसके स्रोत हैं। नींबू, तो नींबू खाने चाहिए उस व्यक्ति को, टमाटर खाने चाहिए, आंवला और अन्य खट्टे फल जैसे होते हैं, संतरा भी खट्टे फल में आता है, तो यहाँ से भी हम इसको प्राप्त करते हैं विटामिन सी को। और इसके अलावा जो अगर हम प्रतिदिन खाते हैं तो सब्जियों में मिर्च खाते हैं, हरी मिर्च और लाल मिर्च के अंदर भी जो विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है? तो वहाँ से हमारे शरीर में विटामिन सी की पूर्ति होती है। ठीक है बच्चों? अब बात करते हैं हम विटामिन डी की। देखिए, विटामिन ए, बी, सी के जैसा ही जो विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो है कैल्सिफेरोल। ठीक है? और इसकी कमी से जो है रिकेट्स रोग हो जाता है। रिकेट्स का मतलब होता है हड्डियाँ जो होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं और हड्डियाँ जो होती हैं टेढ़ी-मेढ़ी हो जाती हैं। जैसे अब रिकेट्स रोग हो गया तो इसके लक्षण क्या है? जैसे कि कमज़ोर अस्थियाँ या हड्डियाँ। हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, जैसे कि अभी ये हड्डी देख रहे हो मेरे हाथ की, तो ये मजबूत है, तो ये क्या हो जाएगी? कमज़ोर होकर के यहाँ से बीच में से ऐसे मुड़ जाती है। ठीक है? और इसी तरीके से दंत-क्षय, मतलब कि अपने दाँत जो होते हैं मजबूत होते हैं, तो इन पर जो इनेमल का आवरण होता है वो क्या होता है? टूटना शुरू हो जाता है। दंत-क्षय, दंत धीरे-धीरे छोटे-छोटे टुकड़े जो होते हैं वो निकलने लग जाते हैं दाँतों के, और अस्थियों का मुड़ जाना और हड्डियाँ जो होती हैं हमारी मुड़ जाती हैं। ठीक है? अब अगर किसी में विटामिन डी की कमी हो जाएगी तो उसे कहाँ से मिलेगा विटामिन डी? कैसे प्राप्त करें? तो उसके स्रोत हैं, जैसे कि सूर्य का प्रकाश, मतलब कि उस व्यक्ति को धूप में बैठना चाहिए। सुबह की और शाम की जो धूप होती है, सुबह वाली धूप जो होती है वो अच्छी होती है, तो उसे धूप में बैठना चाहिए। इसी का और मछली का तेल से भी जो विटामिन डी मिलता है और अंडे से भी विटामिन डी मिलता है। अब विटामिन ए, बी, सी यहाँ तक जब पढ़े और इसके बाद में अब ई और के विटामिन भी पढ़ेंगे, तो वो विटामिन जो होते हैं पादपों से भी प्राप्त होते हैं। पादपों से मतलब कि पेड़-पौधे से, जैसे फल खाएँ उनके, तो उनसे ही मिलते हैं। लेकिन विटामिन डी का ऐसा जो है पादप स्रोत नहीं है, मतलब कि पेड़-पौधों से इसका कोई फल नहीं मिलता कि जिसमें विटामिन डी हो। अब जैसे जानवरों से ज़रूर मिलता है, जैसे मछली का तेल है और अंडा है, तो ये जानवरों से प्राप्त स्रोत है और जानवरों के प्राप्त स्रोत में विटामिन डी होता है। इसके अलावा जो है प्राकृतिक है, सूर्य है, उसमें से भी विटामिन डी मिलता है, लेकिन कोई पेड़-पौधा या फल नहीं है जिससे विटामिन डी प्राप्त हो। ठीक है? अब बात करते हैं हम विटामिन ई की। देखिए, विटामिन ई, इसका रासायनिक नाम जो है टोकोफेरोल है और इसकी कमी से जो है नपुंसकता रोग हो जाता है। नपुंसकता मतलब कि जो स्त्री और जो पुरुष हैं उनमें बंधता आ जाती है, मतलब कि उनमें जनन क्षमता नहीं होती, बच्चे पैदा नहीं कर पाते। अब नपुंसकता हो जाएगी तो जनन क्षमता कम हो जाएगी, उनमें बच्चे पैदा नहीं कर पाएंगे, उनकी जो जननी की पेशियाँ हैं वो कमज़ोर हो जाएंगी। ठीक है? तो अब इसके लक्षण की बात कर लेते हैं। तो जनन क्षमता में कमी हो जाती है और जननांग तथा पेशियाँ क्या हो जाती हैं? कमज़ोर हो जाती हैं। ठीक है बच्चों? अब बात कर लेते हैं हम विटामिन के की। विटामिन के और इसका रासायनिक नाम जो होता है वो होता है फाइलोक्विनोन। ठीक है? और इसकी कमी से चोट लगने पर रक्त का थक्का शीघ्रता से नहीं जमता। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति में विटामिन के की कमी है, तो विटामिन के कम होने से उसको चोट लग गई और चोट लग गई तो उसके जो रक्त है, जहाँ पर चोट लगी, जैसे कि यहाँ लगी हो चोट और चोट लगने पर यहाँ से खून बह रहा है, तो खून बहता ही रहेगा, उसका जो है थक्का नहीं जमेगा। तो थक्का जल्दी से नहीं जमता है, जैसे 2-5 मिनट के अंदर, बल्कि 10-15 मिनट के अंदर थक्का जमेगा। ठीक है बच्चों?
तो अब इसमें थक्का नहीं जमेगा, तो इस विटामिन के की कमी हो गई है, तो अब उसकी पूर्ति कैसे करें, कहाँ से प्राप्त करें? तो उसका स्रोत है, जैसे हरी पत्तियाँ खानी चाहिए, हरी पत्तियों वाली सब्ज़ी जैसे पालक हो गया, मेथी हो गया, ठीक है? उसी तरीके से अंडा, टमाटर और सोयाबीन, अगर कोई व्यक्ति इनको खाएगा, तो उसकी विटामिन के की जो कमी है, वो उसकी दूर हो जाएगी, ठीक है बच्चों? अब बच्चों एक समस्या ये आती है आपके सामने कि आप विटामिन जो पढ़े हैं 6 विटामिन, इन विटामिन का जो रासायनिक नाम याद कैसे रखेंगे? कि विटामिन ए का नाम रेटिनोल है कि बी का है, तो आप कैसे याद रखोगे? आपके लिए मैं एक ट्रिक बता देता हूँ यहाँ पर, जिससे आप आसानी से इन नामों को याद रख लेंगे। देखिए, ट्रिक है रथ, एक टॉफ़ी। ट्रिक क्या है? रथ एक टॉफ़ी। अब इसमें रे से क्या होता है? रेटिनोल। तो यहाँ पे ये जो क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम है, ठीक है? और थे से होता है थायमीन। तो ये जो है विटामिन बी का एक रासायनिक नाम है, ठीक है? ए का मतलब होता है एस्कार्बिक अम्ल। क्या होता है? एस्कार्बिक अम्ल, जो कि विटामिन सी का जो है रासायनिक नाम हो जाता है। किसका नाम? विटामिन सी का रासायनिक नाम हो जाता है, ठीक है? कै का मतलब होता है कैल्सीफेरोल। क्या होता है? कैल्सीफेरोल, जो कि विटामिन डी का रासायनिक नाम हो जाएगा, ठीक है? और टॉ टॉ का टॉफ़ी में जो टॉ है, इसका मतलब होता है टोकोफेरोल। क्या होता है? टोकोफेरोल। तो यहाँ पे जो है विटामिन ई का जो है ये रासायनिक नाम हो जाएगा, ठीक है? और फी से होगा फिल्लोक्विनोन। फिल्लोक्विनोन, जो कि विटामिन के का जो है रासायनिक नाम हो जाएगा। किसका नाम हो जाएगा? विटामिन के का जो है रासायनिक नाम हो जाएगा। तो आप जो है इस तरीके से ये ट्रिक जो है रथ एक टॉफ़ी, इस ट्रिक की मदद से जो है आप विटामिन हैं उनके रासायनिक नाम याद रख सकते हैं। जैसे कि विटामिन ए का रासायनिक नाम जो है रेटिनोल होता है, ठीक है? विटामिन बी का जो रासायनिक नाम थायमीन होता है, विटामिन सी का जो रासायनिक नाम एस्कार्बिक अम्ल होता है, और विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होता है वो कैल्सीफेरोल होता है, और विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल टॉ से, और के का रासायनिक नाम फी से फिल्लोक्विनोन होता है। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पर मैंने आपको जितना आसानी से समझाने की कोशिश की, उतना आसानी से मैं समझा पाया हूँ विटामिनों के रासायनिक नाम को याद करने की ट्रिक और विटामिनों को भी, ठीक है? तो बच्चों अब आगे की बात करते हैं हम खनिज लवणों की। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर कि खनिज लवण क्या होते हैं और क्यों होते हैं और क्यों इनको हमारे शरीर की ज़रूरत होती है? तो देखिए, खनिज लवण वो क्या होते हैं कि धातु और अधातु एवं उनके लवण होते हैं। जैसे धातु के अंदर क्या आती है? जैसे लोहा आता है, ठीक है? अधातु के अंदर जैसे कि जो है सल्फर आता है। तो यहाँ पर जब बात करें धातु और अधातु, उनके लवण जो हैं वो क्या कहलाते हैं? खनिज लवण कहलाते हैं, ठीक है? क्या कहलाते हैं? खनिज लवण कहलाते हैं। और खनिज लवण जो होते हैं शरीर का 4% भाग बनाते हैं, और इसी वजह से जो खनिज लवण हमारे शरीर को ज़रूरी है, क्योंकि 1% वाली चीज़ भी हमारे शरीर को बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है? अब खनिज लवण का क्या मतलब है कि अलग-अलग तरीके के खनिज लवण हैं, और उन अलग-अलग खनिज लवण का अलग-अलग महत्व होता है। जैसे कि हमारे खून में हमारे खून में हमारे में कौन-सा जो है खनिज लवण पाया जाता है? खून होता है, और उस खून के अंदर जो है हीमोग्लोबिन होता है, और इस हीमोग्लोबिन के अंदर जो है एक तत्व पाया जाता है फेरस। फेरस का मतलब लोहा, और इस लोहे की वजह से हमारा खून की जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। अगर हमारे खून में लोहे की मात्रा कम हो गई है, तो उस व्यक्ति में खून की मात्रा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, और वो कमज़ोरी महसूस करने लगेगा, ठीक है? तो खनिज लवण का भी बहुत महत्व है। तो अब बात करते हैं कि खनिज लवण जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, एक वृहत पोषक और एक सूक्ष्म पोषक। वृहत पोषक का मतलब होता है जिनकी शरीर को अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, जिनकी शरीर को बहुत ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है। अगर उनकी इतनी पूर्ति नहीं हो पाई, तो व्यक्ति जो है कमज़ोरी महसूस करेगा, उसके जो है धड़कनें बढ़ जाएँगी शरीर की, हार्ट की जो गति है वो बढ़ जाएगी, ठीक है? तो अब कौन-कौन से हैं? देखिए, कैल्शियम। कैल्शियम क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इसकी वजह से जो हड्डियाँ हैं, वो क्या होती हैं? मज़बूत होती हैं। अगर इसकी कमी हो गई तो हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएँगी, ठीक है? इसी तरीके से फास्फोरस है, पोटेशियम है,
गंधक है और सोडियम, क्लोरीन और मैग्नीशियम, ये सभी जो है वृहद पोषक जो है खनिज लवण है। अब आप इनके बारे में डिटेल में नहीं पढ़ाऊँगा मैं, क्योंकि ये आपके लेवल का नहीं है, क्लास 6 के लेवल का। आप जब 8वीं, 7वीं, 9वीं क्लास में होंगे तो वहाँ आप इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है? अब बात करते हैं हम सूक्ष्म पोषक तत्व की। देखिए सूक्ष्म पोषक तत्व क्या होते हैं? जिनकी शरीर को कम मात्रा में आवश्यकता होती है। अब जब वृहद पोषक तत्व पढ़े थे हमने, तो वृहद पोषक तत्व की तो जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में शरीर को आवश्यकता होती है। लेकिन सूक्ष्म मात्रिक जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, इनको शरीर की कम मात्रा में आवश्यकता होती है। जैसे आयोडीन है, लोहा है, कोबाल्ट, क्लोरीन, मोलिब्डेनम और सेलेनियम होता है। ठीक है? अब कुछ-कुछ जो तत्व हैं, खनिज लवण हैं, वो आपके सिलेबस की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। अगर उनकी कमी हो जाए, तो आपको कौन-कौन से रोग हो सकते हैं व्यक्ति को, तो वो यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति में कैल्शियम, और कैल्शियम कैसा है? देखिए यहाँ पे बृहद पोषक है, ठीक है? अगर किसी को कैल्शियम की कमी हो जाए, तो उससे क्या होगा? दंत छेद, दाँतों का क्षरण होना लग जाएगा। दाँतें जो हैं खिरने लग जाएँगे, छोटे-छोटे टुकड़े, ठीक है? और कमज़ोर अस्थियाँ हो जाएँगी। अस्थियाँ कैसी हो जाएँगी? कमज़ोर हो जाएँगी, ठीक है? इसकी तरह जैसे लोहे की कमी हो गई। अभी मैंने बताया आपको कि खून में कौन-सा क्या होता है? हीमोग्लोबिन, और उस हीमोग्लोबिन के अंदर लोहा होता है। अगर इसकी कमी हो गई तो अरक्तता, मतलब कि खून की कमी हो जाती है उस व्यक्ति में, और उसे कमज़ोरी महसूस होने लगती है, ठीक है? और हाथ-पैर उसके पीले पड़ने लगते हैं। इसी तरीके से अगर किसी में आयोडीन की कमी हो जाए, तो उस आयोडीन की कमी से घेंगा, गायटर रोग हो जाता है। मतलब कि उसकी जो गले की ग्रंथि होती है, गले की ग्रंथि वो फूल जाती है, और उससे उसे बोलने में दिक्कत आती है, सूजन आ जाती है। ठीक है बच्चों? तो देखिए, छठा पोषक तत्व है जल। जल का एक तो सूत्र होता है H2O, ठीक है? अब हम बात करते हैं कि जल जो है पोषक तत्व के रूप में क्यों आता है, और इसकी अगर पोषक तत्व के रूप में है, तो इसकी ज़रूरत क्यों है? देखिए, जल को पोषक तत्व के रूप में जो है अ, आवश्यक घटक इसलिए माना गया है, क्योंकि जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारी सहायता करता है। अब मतलब कि हमारे भोजन में हमने भोजन ग्रहण किया, और उस भोजन में मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट था, और उसके साथ में उसमें जो है प्रोटीन था, उसके अलावा उसमें वसा भी थी, और इसके अलावा इसमें खनिज लवण थे, ठीक है? तो इन सभी पोषक तत्वों को जो है हमारे शरीर में अवशोषित करने के लिए जो किसकी आवश्यकता होती है? जल की आवश्यकता होती है। इसलिए जल को भी पोषक तत्व माना गया है, ठीक है? जल कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे कि मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। अब मान लीजिए आपको गर्मी लग रही है, तो आपके शरीर में क्या आएगा? पसीना आएगा, और पसीना आएगा तो आपके शरीर से पसीना जो है गंदगी को बाहर निकालता है, जो अपशिष्ट पदार्थ है। इसी तरीके से मूत्र में जो अपशिष्ट पदार्थ यूरिया है, वो बाहर निकलता है, ठीक है? दूध, चाय आदि पदार्थों से भी हमें आवश्यक जल की पूर्ति होती है। अब एक व्यक्ति जो है प्रतिदिन करीब 5 से 6 लीटर, कितना? एक वयस्क व्यक्ति को जो है 5 से 6 लीटर जो है जल की आवश्यकता होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो प्रतिदिन 5 से 6 लीटर पिए। अगर व्यक्ति 1 लीटर के करीब दूध पी लेता है 1 दिन में, तो वो जो है फिर 4 लीटर के आस-पास ही जल पिएगा, क्योंकि कुछ जल की पूर्ति इसमें किसमें से हो गई? उसकी दूध में से, क्योंकि दूध भी तो कैसा है? द्रव है, और जल भी कैसा है? द्रव है। तो वो व्यक्ति फिर 4 लीटर ही जल पिएगा, अगर कोई व्यक्ति 1 लीटर दूध पी रहा है तो, ठीक है? तो ज़रूरी नहीं है कि व्यक्ति प्रतिदिन 5 से 6 लीटर दूध पिए, 6 लीटर जल पिए सॉरी, लेकिन उसके द्रव चीज़ कितनी पी रहा है, उस पर डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा वो द्रव चीज़ें लेगा, उतनी ही ज़्यादा जो है, उतना ही कम जो है उसे जल पीने की आवश्यकता हुई। ठीक है बच्चों? तो अब यहाँ पर हमने जल भी पढ़ लिया है। अब बढ़ते हैं हम रुक्षांश या फिर आहारी रेशे क्या होते हैं? देखिए, रुक्षांश या आहारी रेशे जो होते हैं, हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादपों से होती है। अब जैसे कि हमने बात की थी कि विटामिन डी जो होता है, उसका कोई भी पादप स्रोत नहीं होता। वो सिर्फ़ जंतुओं से प्राप्त होता है, जैसे कि अंडा हो गया, मछली का तेल हो गया। इसके अलावा जो प्राकृतिक स्रोत है, जैसे कि सूर्य से, उससे जो हमें विटामिन डी मिलता है। इसी तरीके से इसके अपोज़िट जो है रुक्षांश जो है, वो सिर्फ़ पादपों से प्राप्त होती है, इसका कोई जंतु का स्रोत नहीं है।
अब वृक्षांश या आहारी रेशे प्राप्त कैसे होंगे, उसके स्रोत क्या है, कहाँ से मिलेंगे? तो देखिए, साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियाँ जो है, उन सभी से जो हमें वृक्षांश या फिर आहारी रेशे प्राप्त होते हैं। अब वृक्षांश या आहारी रेशे हमें प्राप्त तो हो गए, लेकिन इनका महत्व क्या है? देखिए, वृक्षांश जो है हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते। मतलब कि जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा हमें ऊर्जा देता है, प्रोटीन हमारे शरीर के रिपेयर के जो कोशिकाएँ जो है टूट गई हैं, उनकी मरम्मत करती है। तो उसी तरीके से वृक्षांश जो है कोई पोषक प्रदान नहीं करता उस तरीके से। मतलब कि फिर ये पोषक प्रदान नहीं करता तो फिर क्या करता है? फिर भी हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। तो शरीर के लिए फिर आवश्यक क्यों है? जब पोषक प्रदान नहीं करता तो फिर इसका महत्व क्या है शरीर में? तो वृक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारी सहायता करता है। मतलब कि आपने जो है भोजन प्राप्त किया, भोजन ग्रहण किया और भोजन ग्रहण करने के बाद में जैसे कि हमारा ये आमाशय होता है कुछ इस तरीके का, ठीक है? और इस आमाशय जो पेट होता है इसमें भोजन होता है। अब मान लीजिए इसके बाद भोजन जो हमारी छोटी आँत में जाता है कुछ इस तरीके की जो होती है और इस छोटी आँत में से होता हुआ भोजन जो अंत में बड़ी आँत में जाता है, ठीक है? और बड़ी आँत में जाने के बाद में भोजन जो है वो हमारे शरीर से बाहर निकलता है। तो छोटी आँत में अगर कोई भोजन नहीं पचा है, तो वो भोजन क्या करेगा, इस वृक्षांश की सहायता से जो है छोटी आँत से होता हुआ और बड़ी आँत में होता हुआ मल त्याग के द्वारा निकल जाएगा। ठीक है? तो वृक्षांश का मुख्य काम क्या है कि हमारे पाचन तंत्र को सुरक्षित रखना और जो अनपचा भोजन है, जो भोजन नहीं पचा है, उसको शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। ठीक है? अब बात करते हैं हम संतुलित आहार की। देखिए, संतुलित आहार कि संपूर्ण पोषक तत्व जो शरीर के लिए आवश्यक है तथा साथ ही वृक्षांश व जल भी पर्याप्त मात्रा में भोजन हो, तो उस भोजन को हम संतुलित भोजन या फिर आहार कहते हैं। तो संतुलित आहार का मतलब है कि उस भोजन में जो है कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए, ठीक है? उस भोजन में जो है प्रोटीन भी हो, उस भोजन में जो वसा भी उपस्थित होती है, उसमें खनिज लवण भी उपस्थित होता है और उसके साथ ही इसमें जो है विटामिन भी उपस्थित होता है और जल और वृक्षांश भी इसके अंदर उपस्थित होते हैं। ठीक है? तो ये सभी चीज़ें जिस भोजन में उपस्थित होती हैं, उसको जो है हम संतुलित भोजन कहते हैं। ठीक है? तो बच्चों अब इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स हैं, वो यहाँ पर अलग लाइनें जो कि अलग से लिखी हुई हैं, तो उनको देख लेते हैं। जैसे कि हर व्यक्ति अलग भोजन से संतुलित भोजन कर सकता है। अब जैसे कि कोई व्यक्ति जैसे कि बिहार का रहने वाला है, तो वो व्यक्ति जो है चावल खाता है प्रतिदिन और उस चावल के साथ में जो है वो अलग-अलग चीज़ें खाता है। तो उसको जो है अलग-अलग चीज़ों से ही जो है भोजन की सभी प्रकार का संतुलित भोजन मिल जाता है। वहीं हमारे राजस्थान के जो व्यक्ति हैं, वो गेहूँ खाते हैं, प्रतिदिन गेहूँ की चपाती खाते हैं और उसके साथ में जो है अन्य चीज़ें खाते हैं। तो उन्हें उस तरीके के भोजन से जो है संतुलित आहार प्राप्त होता है, सभी तरीके के पोषक प्राप्त होते हैं। तो हर क्षेत्र का अलग-अलग भोजन है, तो अलग-अलग भोजन से भी जो हमें संतुलित भोजन प्राप्त होता है, ठीक है? उचित प्रकार का भोजन करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे सही तरीके से पकाना चाहिए ताकि पोषक तत्व नष्ट न हो। अब जैसे कि हमने चपाती बना रहे थे गेहूँ की, तो चपाती बनाई जब हम गेहूँ की, तो उस चपाती को जितनी आवश्यकता हो गरम करने की, सेंकने की, उतना ही सेंकना चाहिए। अगर हम उसको अधिक सेंक देंगे, तो फिर वो जल जाएगी और उसकी जो है पोषक तत्व जो है, वो नष्ट हो जाएँगे। तो यहाँ पर क बात की गई है कि भोजन को जितनी आवश्यकता है, उतना ही पकाया जाए। अधिक पकाने से उसके पोषक तत्व जो हैं, नष्ट हो जाते हैं। ठीक है? अत्यधिक पकाने से पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं और विटामिन सी पकाने से नष्ट हो जाता है, अतः हमें कच्चे फल तथा सब्जियां खाने चाहिए। विटामिन सी जो होता है, इसको अगर हम पकाएं, जैसे खट्टे फल जो होते हैं, आंवला हो गया, संतरा हो गया, नींबू हो गया, तो इनको पकाने से जो विटामिन सी जो है वो नष्ट हो जाता है, इसलिए इनको कच्चे फलों के रूप में ही खाना चाहिए, कच्ची सब्जियां ही खानी चाहिए। ठीक है बच्चों? तो बच्चों हमारे यहाँ पर जो भोजन का घटक जो क्लास 6 का चैप्टर 1 था, वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया है और बच्चों अब इस चैप्टर के जो प्रश्न है, अभ्यास प्रश्न बुक में जो दिए गए हैं, उनको हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है बच्चों? अब हम इसके अभ्यास प्रश्न हैं, उनको आज की क्लास में सॉल्व करेंगे। अभी तक आपने थ्योरी की क्लास नहीं देखी है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में जो है प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप थ्योरी की क्लास को कंप्लीट कर लीजिए। देखिए, अभ्यास प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि हमारे भोजन के
मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखिए। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि हमारे भोजन के पोषक तत्व कौन-कौन से हैं, तो कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है? प्रोटीन होता है, वसा होती है, खनिज लवण, विटामिन, जल और उक्षांश होते हैं, ठीक है? लेकिन इनमें से जो मुख्य पोषक तत्व होते हैं, वो 3 ही होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, ठीक है? तो मुख्य पोषक तत्वों के नाम क्या हुए? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा हो गए, ठीक है? दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित के नाम लिखिए और इसका पहला क है कि पोषक जो हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा देता है। अब देखिए, हमने बात कही थी कि पोषक जो मुख्य रूप से ऊर्जा देता है और ऊर्जा देने का जो सबसे ज़्यादा काम किसका होता है? ऊर्जावर्धक भोजन जो कहा था हमने, कार्बोहाइड्रेट को कहा था। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। लेकिन अगर कार्बोहाइड्रेट के साथ में आप वसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि वसा से भी हमें काफ़ी ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है। लेकिन सबसे पहले जो तुरंत ऊर्जा के रूप में जो हमें देता है, वो कौन होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है बच्चों? अगला है कि पोषक जो हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए आवश्यक है। शरीर की वृद्धि करता है। अब वृद्धि किसके ज़रिए होगी और अनुरक्षण मतलब कि जो हमारे शरीर की रक्षा करता है। तो रक्षा और वृद्धि किससे होगी? प्रोटीन से होगी। क्योंकि प्रोटीन जो होती है वो हमारी कोई चोट लग जाती है तो उसको घाव को भरने का काम करती है। इसलिए इसका उत्तर प्रोटीन होगा। ठीक है? ग वह विटामिन जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है। देखिए, हमने अभी थ्योरी में पढ़ा था कि जब हमारे दिखाई देने की बात की जाती है, तो विटामिन ए की कमी से कौन-सा रोग होता है? रतौंधी रोग हो जाता है। तो दिखाई देने के लिए, अच्छी दृष्टि के लिए कौन-सा विटामिन आवश्यक है? विटामिन ए हमारे लिए ज़रूरी होगा, ठीक है? घ है वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक है, हड्डियों के लिए किस खनिज की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होगी? तो इसका उत्तर होगा कैल्शियम, क्योंकि कैल्शियम से जो है हड्डियाँ मजबूत होती हैं। ठीक है? अगला तीसरा प्रश्न है, 2 ऐसे खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जिनमें निम्न पोषक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। तो पहला क है वसा। तो वसा कौन-कौन से पदार्थ के में उपस्थित होती है, उनके नाम लिखना है। तो पहला तो हो गया मक्खन, उसके अंदर भी वसा उपस्थित होती है, ठीक है? और दूसरा वनस्पति तेल। तो वनस्पति तेल के अंदर भी जो है, जैसे कि सरसों का तेल हो गया, मूँगफली का तेल हो गया, सोयाबीन का तेल हो गया, इन सभी के अंदर जो है वसा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। यहाँ पर मैंने लाल पेन से जो है प्रश्न लिखे हैं और नीले पेन से उनके उत्तर लिखे हैं, ठीक है? ख है मंड। तो मंड स्टार्च किसके अंदर होता है? और स्टार्च की बात करते हैं तो स्टार्च जो है कार्बोहाइड्रेट के रूप में मिलता है। कार्बोहाइड्रेट को जो मुख्य रूप से किसमें मिलता है? स्टार्च के रूप में। तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट या मंड कौन-कौन से पदार्थों में पाया जाएगा? तो एक आलू के अंदर और दूसरा चावल के अंदर मिलेगा, ठीक है? अगला है ग। ग का मतलब आहारी रेशे। आहारी रेशे अभी हमने पढ़ा था, रुक्षांश जो होते हैं पिछली क्लास में। तो आहारी रेशे या रुक्षांश किसमें पाए जाएँगे? तो ताज़े फल, दाल या फिर जो इसके अलावा जो है सलाद में भी पाए जाते हैं। किसमें पाए जाएँगे? सलाद के अंदर भी पाए जाएँगे और जो है दलिया भी लिख सकते हैं। जो अनाजों की बाह्य परत होती है, ऊपर वाली परत उसमें जो है आहारी रेशे पाए जाते हैं, ठीक है? घ प्रोटीन। तो प्रोटीन किसके अंदर पाई जाएगी? तो प्रोटीन सोयाबीन के अंदर पाई जाती है, दालों के अंदर प्रोटीन पाई जाती है और पनीर के अंदर भी प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है? प्रश्न 4, इनमें से सही कथन का चयन करो, मतलब कि आपको सही और गलत बताना है। कि कौन-सा कथन सही है और कौन-सा गलत है। जैसे कि क है, केवल चावल खाने से हम अपने शरीर की पोषण आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। तो केवल चावल खा कर के, तो चावल खाने से तो सिर्फ़ चावल से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, तो चावल से हमें जो है प्रोटीन, वसा, खनिज लवण नहीं मिल पाएँगे, क्योंकि इसमें संतुलित आहार नहीं है। तो चावल खाने से हम अपने शरीर की पोषण आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है बच्चों? ख संतुलित आहार खाकर अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है। तो संतुलित आहार ले रहे हैं, आप दाल भी खा रहे हैं प्रोटीन के रूप में, आलू भी खा रहे हैं, चावल भी खा रहे हैं। इसके अलावा जो है आप जो है घी भी खा रहे हैं, मक्खन भी खा रहे हैं और जो है आप खनिज लवण जैसे कि कैल्शियम खा रहे हैं, पालक खा रहे हैं,
जिसमें आयरन हमें ज़्यादा मिलता है। तो आप संतुलित आहार खाएँगे तो जो अभावजन्य रोग मतलब कि जो आप में कमी थी, कोई भी कमी थी और आप रोग से ग्रस्त से थे, तो उस रोग की रोकथाम की जा सकती है। तो बिल्कुल सही है, जब हम संतुलित आहार लेंगे तो जो भी रोग होगा वो जो है दूर हो जाएगा, उस रोग की रोकथाम हो जाएगी। ठीक है? सही हो जाएगा। ग शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए। बिल्कुल सही बात, हमने जब संतुलित आहार की बात की थी, तो उसमें जो है जैसे कि चावल भी खा रहे हैं, दाल भी खा रहे हैं, चपाती भी होनी चाहिए, सलाद भी होना चाहिए और साथ में दूध भी होना चाहिए या फिर दही होना चाहिए, तो सभी तरीके के और घी भी होना चाहिए। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण इन सभी से युक्त जो संतुलित आहार होगा, तो उसमें अनेक प्रकार के अलग-अलग खाद्य पदार्थ होते हैं, तो होने भी चाहिए, ठीक है? तो ये भी सही है, अनेक प्रकार के संतुलित आहार में अलग-अलग प्रकार के खाद्य पदार्थ होंगे, तभी तो वो संतुलित आहार होगा। तो अलग-अलग प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए, ठीक है? सही है। घ शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त है और देखिए मांस में जो है विटामिन सी नहीं होता और हमें विटामिन सी भी ज़रूरत होता है। मांस में जो है सिर्फ प्रोटीन तो मिल जाती है लेकिन और चीज़ें हमें नहीं मिल पाती। तो इस वजह से केवल मांस जो है वो सभी पोषक तत्व उपलब्ध नहीं करा पाता। ठीक है? तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है बच्चों? अगला प्रश्न है 5। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब यहाँ पे क्या है, जिसमें रिक्त स्थान बनाया है और इसमें कहा गया है कि विटामिन डी के अभाव से होता है। अगर किसी व्यक्ति को विटामिन डी की कमी हो गई है, तो उसको कौन-सा रोग होगा? तो विटामिन डी के से हमने जब क्लास में पढ़ा था थ्योरी की में, तो बताया था हमने कि विटामिन डी से रिकेट्स रोग हो जाता है। कौन-सा रोग हो जाता है? तो रिकेट्स रोग विटामिन डी के अभाव से होता है। ठीक है? ख डैश की कमी से बेरी-बेरी नामक रोग होता है। तो जब हमने क्लास में पढ़ा था बेरी-बेरी कौन से विटामिन की कमी से होता है? बी की कमी से। तो विटामिन बी की कमी से बेरी-बेरी नामक रोग होता है। ग विटामिन सी के अभाव से डैश नामक रोग होता है। तो विटामिन सी जो है खट्टे फलों युक्त होता है और खट्टे फल अगर नहीं होंगे तो हमें स्कर्वी रोग, त्वचा का रोग हो जाएगा, जिसमें जो है चर्म रोग हो जाएगा, खाज, खुजली, दाद। तो विटामिन सी के अभाव से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। ठीक है बच्चों? घ हमारे भोजन में डैश अभाव से रतौंधी रोग होता है। तो अभी हमने इस अभ्यास प्रश्नों को सॉल्व करते हुए पढ़ा था। शायद दूसरा प्रश्न था कि विटामिन ए की कमी से जो है कौन-सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है। तो अगर हमारे भोजन में विटामिन ए नहीं है तो कौन-सा रोग हो जाएगा? रतौंधी रोग हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा विटामिन ए। ठीक है बच्चों? तो बच्चों हमने यहाँ पर जो है पहला चैप्टर जो है भोजन के घटक उसको थ्योरी भी कंप्लीट कर ली और उसके हमने प्रश्न भी कंप्लीट कर लिए हैं जो कि बुक में दिए हुए थे। तो बच्चों वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है बच्चों, आगे भी क्लास आपको मिलती रहेगी।